कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी चुनौतियां देती है जिसमें आसान काम जैसे चलना, बोलना, यहाँ तक कि मुस्कुराना भी मुश्किल हो जाता है। पार्किंसन रोग ऐसी ही एक चुनौती है। इसका सामना कैसे किया जाए, इलाज के क्या विकल्प हैं और क्या प्रभाव होता है इसका व्यक्ति के जीवन पर, उसके स्वास्थ्य पर, आज हम विशेषज्ञों से ये समझेंगे और साथ ही जानेंगे कि अगर किसी को पार्किंसन रोग हो जाता है तो उसका जीवन बेहतर कैसे किया जा सकता है, यानी इसकी जटिलताओं को कैसे कंट्रोल या नियंत्रित रखा जा सकता है, किस तरह के उपाय किए जाएं, कौन से इलाज के विकल्प हैं जिनसे पार्किंसन डिजीज को नियंत्रित या कंट्रोल किया जा सकता है। नमस्कार, टोटल हेल्थ के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। पार्किंसन रोग काफी लोगों को प्रभावित करता है। बहुत सी गलत धारणाएं हैं इसे लेकर, जिन्हें दूर करने की कोशिश आज हम करेंगे टोटल हेल्थ के इस डिस्कशन में। विशेषज्ञों से समझेंगे पार्किंसन रोग क्या होता है, क्यों होता है, क्या ये रोग किसी को भी हो सकता है या फिर उन्हीं लोगों को इस रोग के होने की संभावना या खतरा है जिनके परिवार में किसी को पार्किंसन डिजीज हो, यानी पार्किंसन का जेनेटिक्स के साथ कितना अधिक संबंध है। क्या वो लोग जिनके परिवार में किसी को पार्किंसन रोग है उन्हीं को ये बीमारी होने का खतरा है या अन्य लोगों को भी ये रोग हो सकता है? अगर हाँ, तो कौन से कारक हैं जो इसके खतरे को बढ़ाते हैं? पार्किंसन रोग में डोपामिन की बात आती है। डोपामिन क्या है और ये शरीर की गति को किस तरह से प्रभावित करता है, कितना महत्वपूर्ण है डोपामिन हमारे शरीर की गति के लिए। साथ ही ये भी समझेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को ब्रैडीकिनेसिया होता है, इसका क्या मतलब है और इससे व्यक्ति के दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव होगा। बहुत से पार्किंसन रोगी जिनको कई तरह की जटिलताएं आती हैं काम करने में, कौन सी वो जटिलताएं हैं, किस तरह से इसकी पहचान हो सकती है, कौन से मोटर और नॉन मोटर सिम्टम्स इसमें हो सकते हैं, क्या नियमित रूप से अगर व्यक्ति व्यायाम करता है और अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाता है, क्या इससे रोग के प्रोग्रेशन को, इसकी गति को धीमा किया जा सकता है। यानी स्वस्थ जीवन शैली और विशेष तौर पर आहार की बात होती है या व्यायाम की बात होती है, क्या संबंध है और किस तरह से ये चीजें व्यक्ति के डिजीज प्रोग्रेशन में प्रभाव डालती हैं, ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे। जब किसी को पार्किंसन रोग हो जाता है, इलाज के लिए किया जाता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। क्या ये विकल्प पार्किंसन के सभी रोगियों के लिए कारगर है? क्या हर एक मामले में जो पार्किंसन डिजीज का रोगी है उसमें डीबीएस एक अच्छा और पक्का इलाज माना जा सकता है, या फिर कौन सी इंडिकेशंस है जिनके होने पर यह सर्जरी होनी चाहिए, ये हम जानेंगे विशेषज्ञों से। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्या जीन थेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी कारगर है या किस तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है, क्या इलाज के लिए या बचाव के लिए इनकी सहायता ली जा सकती है, ये आपको विशेषज्ञ बताएंगे। और विशेष तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है पार्किंसन डिजीज में, ये तमाम बातें जानेंगे विशेषज्ञों से। पार्किंसन रोग को समझने की शुरुआत करते हैं, एक रिपोर्ट देख लेते हैं और ये जानते हैं कि दरअसल पार्किंसन रोग किस प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करता है, किस तरह के बदलाव शरीर में आते हैं और कौन सी गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसंस रोग एक तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है। इसे क्रॉनिक डिजेनरेटिव विकार भी कहते हैं। ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर है जो अधिकतर वृद्ध लोगों में देखा जाता है, लेकिन कम आयु के लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। शरीर के अंगों की कार्यप्रणाली मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। कई बार मस्तिष्क के एक हिस्से में समस्या होने पर उससे नियंत्रित होने वाले अन्य अंगों की गति कम या अधिक हो सकती है। पार्किंसन रोग होने पर व्यक्ति को चलने फिरने में समस्या आती है। ये रोग धीरे धीरे बढ़ता है और व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। इसके कारण हाथों पैरों में जकड़न, कंपन, क्रिया की गति धीमी होना, चलने की गति और आवाज धीमी होना या चलते समय संतुलन न रख पाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
दवाओं द्वारा इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। आवश्यक है कि पार्किंसन रोग के कोई भी लक्षण होने पर इसे नजरअंदाज न करें, बल्कि जल्द से जल्द सही इलाज करवाएं। जीवन शैली में बदलाव से पार्किंसन रोगी के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। पार्किंसन रोग ऐसा एक रोग है जिससे व्यक्ति जो इससे प्रभावित होता है, न सिर्फ उसका जीवन जो है उस पर असर आता है, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है। कैसे पार्किंसन रोग की जटिलताओं से बचाव किया जा सकता है और उस व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर विस्तार से आज होगी बात टोटल हेल्थ में। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं Dr. P. Sarat Chandra, Professor and Head, Department of Neurosurgery and Gamma Knife, All India Institute of Medical Sciences. He is distinguished neurosurgeon with over 3 decades of clinical, academic and research experience. He has performed over 25,000 neurosurgical procedures spanning complex brain and spine disorders. His areas of expertise are deep brain stimulation, epilepsy surgery, neuromodulation, complex spine surgery, minimal invasive techniques and skull-based surgery. He has been instrumental in establishing India's largest epilepsy surgery and functional neurosurgery program and state-of-the-art बेस सेंटर एक्सीलेंस। बहुत स्वागत है डॉक्टर शरद चंद्र आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ है खास विशेषज्ञ डॉक्टर सुजाता रोशन, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, इंचार्ज मूवमेंट डिसऑर्डर क्लिनिक एंड इंचार्ज हेडेक क्लिनिक फ्रॉम जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। हर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट आर पार्किंसंस डिजीज, मूवमेंट डिसऑर्डर्स, headache, sleep disorders and neurological disorders. She is member International Parkinson's and Movement Disorder Society, Movement Disorder Society of India, Indian Academy of Neurology, Delhi and Neurological Association, super specializing in diagnosis and management of neurological diseases and disorders. She has experience in performing all emergency medical procedures. बहुत स्वागत है डॉक्टर सुजाता आपका भी। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं जानी मानी विशेषज्ञ डॉक्टर रूपा रंजन, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। Her areas of interest are movement disorders, electrophysiology and genetic of tremor, dystonia, Parkinson's disease, deep brain stimulation. She has over 200 publications and over 2,000 citations. She is member of International Parkinson and Movement Disorder Society, Dystonia Study Group, Scientific Issues Committee, member of Regional Education Committee, International Movement Disorders Society. बहुत स्वागत है डॉक्टर रूपा रंजन आपका भी। आज का जो हमारा विषय है वो सभी से संबंधित है, उन लोगों से जो केयर गिवर्स हैं पार्किंसंस रोगियों के लिए। बहुत सी चुनौतियां उनके सामने आती हैं, कैसे उन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है, क्या नए आयाम आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं इलाज के लिए और इस रोग को नियंत्रित करने के लिए, ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnews.totalhealth@gmail.com पर। जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है, चुनौती कितनी अधिक है और इसका सामना हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रूपा आपसे समझना चाहेंगे, पार्किंसन रोग कितना अहम है किसी व्यक्ति के लिए जो इससे प्रभावित होता है और वो लोग जिनके परिवार में किसी को पार्किंसंस रोग हो जाता है। भारत में कितनी आम है ये समस्या और कितना खतरा बढ़ रहा है? थैंक यू। तो पार्किंसंस जैसे आपने बताया, आज के डेट में पूरे दुनिया को देखेंगे तो सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो 60 इयर्स के ऊपर लोगों को प्रभावित करते हैं। पर इंडिया के बारे में सोचें तो इंडिया में पार्किंसंस डिसीज़ के नंबर्स बहुत जल्दी बढ़ रही है और ये माना जाता है कि बाय अनदर 5-6 इयर्स जितने दुनिया में पार्किंसंस डिसीज़ के मरीज हैं उनमें से 10 में से ऑलमोस्ट 9.5% इंडिया में रहने वाले होंगे।
एंड इंडिया में ये भी देखा गया है कि हम सोचते हैं पार्किंसन डिसीज 60 साल के बाद शुरू होता है, बट हमारे पॉपुलेशन में द एवरेज एज ऑफ ऑनसेट करीब 50 के आसपास होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल यंगर इंडिविजुअल्स में ये बीमारी होती है। एंड जेनेटिक्स के बारे में आपने बिल्कुल ठीक ये सोचा है, बट ये एक 100% जेनेटिक बीमारी ऐसा नहीं कह सकते हम। करीब 10%, 15-10% लोगों में पार्किंसंस डिसीज़ जिनको है फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। बाकी ऑलमोस्ट मोर देन 90%, 80% लोगों में इट इज़ अ स्पोरैडिक, मतलब परिवार में और किसी को इस बीमारी के लक्षण नहीं होते हैं। फिर भी कुछ जीन्स हैं जो रेयरली पाया जाता है, 5% से भी कम लोगों में जो स्ट्रांगली एसोसिएटेड होते हैं। बाकी बट जिनको परिवार में नहीं है पार्किंसन डिजीज़, उनमें भी हो सकता है थोड़ा जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशंस हो। जैसे आपको पता है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन फैमिली में किसी को है तो आपका थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा माना जाता है, जेनेटिक रिस्क। एंड ये जो जेनेटिक रिस्क के साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी जब जुड़ जाते हैं, पार्किंसन डिजीज़ प्रकट हो जाती है। जी डॉक्टर सुजाता, अगर एक आम व्यक्ति की भाषा में समझना चाहें पार्किंसन रोग दरअसल है क्या, और इसे लेकर लोगों की जागरूकता का क्या स्तर आप देखती हैं? क्योंकि जब वृद्ध अवस्था की बात आती है, अल्जाइमर्स लोग समझते हैं कि कुछ बातें भूलने लगता है व्यक्ति, लेकिन पार्किंसंस के बारे में शायद उतनी बात नहीं होती। जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। पार्किंसंस डिजीज़ एक ऐसे हमारे ब्रेन के सबसे ऊपरी तल, जो हम जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, उसके नीचे सब कॉर्टिकल एरिया से शुरू होने वाली एक बीमारी है, जिसमें हमारे जो शरीर के चलने फिरने और उसके अलावा हम कैसे वॉक करें, जैसे उन सब चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। उसमें एक और दो तरह से इसकी व्याख्या की जा सकती है, एक नॉन मोटर सिम्टम्स और मोटर सिम्टम्स। जो नॉन मोटर सिम्टम्स हैं वो सालों पहले से शुरू हो सकते हैं, जैसे किसी को सालों से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किसी के नींद में परेशानी हो सकती है जिसको हम रेम बिहेवियर डिसऑर्डर बोलते हैं, मन में दुखी रहना, डिप्रेशन होना, इस तरह के लक्षण सालों से प्रेजेंट हो सकते हैं और बाद में मोटर सिम्टम्स का रूप लेकर वो सामने आते हैं, जिसमें मरीज़ चलने में धीमा हो जाता है, चलते वक्त उसके हाथ पैर सही तरीके से नहीं हिलते, कई बार हाथों में अकड़न, पैरों में अकड़न, इस तरह की परेशानी भी होती है। उसके बाद मन की परेशानियां भी साथ में जुड़ जाती हैं और इस तरह से ये बीमारी आपको प्रेजेंट कर सकती है। फिर आप मोटर सिम्टम के सिचुएशन में यूजुअली हम आते हैं, लेकिन सही जागरूकता से अगर हम नॉन मोटर के फेज़ में, क्योंकि वो पहले आता है, अगर हम उसको पकड़ें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जी, और जागरूकता के लिए ही हर वर्ष वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाया जाता है 11 अप्रैल को। डॉक्टर शरद चंद्रा, कितनी अहम बात है और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि इस तरह से पार्किंसंस रोग को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए, विशेष तौर पर वो लोग जिनको ये प्रभाव है या हो सकता है, और केयर गिवर्स भी, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स ही आमतौर पर टेक केयर करते हैं पेशेंट की। कितना आवश्यक है कि इसके जो छोटे छोटे लेकिन अहम पहलू हैं उनको भी नज़रअंदाज न किया जाए या उसकी पूर्ण जानकारी हो। आपने सही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और जैसे डॉक्टर रूपा राजन और डॉक्टर मैडम ने बताया कि हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है कि डायग्नोसिस। तो बहुत सारे हमारी छोटी गांव हैं, विलेजेस है, जहाँ पे लोगों को पार्किंसन के सिम्टम्स होती हैं, तो उसको यूजुअली डायग्नोसिस नहीं हो पाता, जिसके वजह से ये बीमारी बढ़ती जाती है, ट्रीटमेंट लेट हो जाता है। इसके अलावा और भी न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसके वजह से पार्किंसन टाइप ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं, ये भी मिस आउट होता है। इसीलिए डायग्नोसिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट फॉर पार्किंसंस इज़ मेडिकल थेरेपी। अगर आप मेडिकल थेरेपी देंगे तो 70-80% लोगों को, बहुत ही पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हो जाता है। इसीलिए ये ट्रीटमेंट गैप करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉटलनेक है डायग्नोसिस, और ये डायग्नोसिस टाइम पे होना चाहिए, सही होना चाहिए और सही एक्सपर्ट के ज़रिए होना चाहिए। जी, बेहद महत्वपूर्ण संदेश कार्यक्रम के शुरुआत में ही कि डायग्नोसिस ज़रूरी है, और वो तभी हो सकता है जब आप लक्षणों को पहचानकर या ये समझकर कि कुछ असामान्य हो रहा है एक विशेषज्ञ के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर सुजाता, किस तरह से कोई व्यक्ति आइडेंटिफाई कर सकता है लक्षणों को? क्योंकि आमतौर पर अगर थोड़ा थोड़ा कंपन, जिसको सबसे कॉमन लक्षण माना जाता है, जब वो शुरू होता है और मान लीजिए व्यक्ति की जो उम्र है वो लगभग 50 या 55 या 60 के आसपास की है, तो उन्हें ये लगता है कि ये जो हाथ का कंपन या कांपना हो रहा है, ये तो बढ़ती उम्र का सामान्य लक्षण है, और इसीलिए उसको बहुत ही लाइटली लिया जाता है या उसको सीरियस समझा ही नहीं जाता। कौन से लक्षण आप बताना चाहेंगी? अगर वो व्यक्ति में होते हैं तो बिल्कुल एक विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। जी बिल्कुल।
सबसे दो महत्वपूर्ण लक्षण हैं, एक कंपन, दूसरा शरीर में धीमापन आ जाना। सबसे मुख्य कारण है शरीर में धीमापन आ जाना। लेकिन जैसे कि हम समझ सकते हैं उम्र बढ़ने पर ये दिक्कत होती है, बट ये दिक्कत की रफ्तार ज़्यादा रहती है नॉर्मल से, और आप हर छोटी चीज़ में धीमे हो जाते हो। जैसे खास करके जब आप चल रहे हो तो आपके हाथ पैर भी नहीं हिलते, ये दूसरों को भी दिखाई देता है, प्रतीत होता है, और इसको बहुत ध्यान से देखना है। दूसरी चीज़ है कंपन। कंपन कई प्रकार के होते हैं मनुष्य के शरीर में, बट पार्किंसन के साथ जो आमतौर पे जुड़ी कंपन होती है वो बैठे बैठे हाथ हिलना होती है। ऑल्दो दूसरे तरह के कंपन भी बिल्कुल जुड़ सकते हैं, लेकिन हाथ हिलना बैठे बैठे, जिसको हम रेस्ट ट्रेमर बोलते हैं अपनी भाषा में, वो सबसे ज़्यादा कॉमन देखा गया। तो यदि आप बैठे हैं और आपके हाथों में कंपन आ रहा है तो बिल्कुल आप ये देखें। प्लस आपको धीमापन आ रहा है, अगर किसी ने आपको कहा या आप खुद भी महसूस कर रहे हैं कि जो काम मैं पहले जिस गति से करता था वो तीव्रता अब नहीं रही, तो बिल्कुल इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। उसके अलावा जो नॉन मोटर सिम्टम्स हैं उस पर भी बहुत खास ध्यान देना है कि कहीं मेरा मन ज़्यादा दुखी तो नहीं, कब्ज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं, ऐसे लक्षण, अगर नींद में कोई दिक्कत आ रही है, इन सब का भी ध्यान देना है। उसके अलावा एक पोस्चरल इंस्टेबिलिटी की एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें मनुष्य जैसे हम सीधे खड़े होते हैं उस तरह से वो प्राकृतिक रूप में खड़े नहीं हो पाते, कई बार आगे झुकने लग जाते हैं, कई बार लोग गिरने लग जाते हैं। इस तरह के लक्षण भी अगर साथ में है कुछ भी ऐसा, तो आप इसको खासकर अपने विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर रूपा, कौन से दूसरे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या कारण बन सकता है जिसमें व्यक्ति को ट्रेमर्स होंगे? और जब पार्किंसंस की बात आती है तो एक और टर्म यूज होता है पार्किंसोनिज्म। दोनों अवस्थाओं में क्या फ़र्क है? जैसे डॉक्टर सुजाता ने बताया, ये जो क्लासिकल सिम्टम्स है पार्किंसनिज्म के, जैसे किसी को धीमापन है, उसके साथ साथ कंपन है, चलने में दिक्कत है, तो हम इन सिम्टम कॉम्प्लेक्स को कहते हैं पार्किंसनिज्म। ये आप ऐसे सोच सकते हैं जैसे हम बोलते हैं कि बुखार है, बुखार कई कारण से हो सकते हैं ना, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ऐसे ही ये पार्किंसनिज्म के लक्षण कई कारण से हो सकते हैं। उसमें एक मुख्य कारण है पार्किंसंस डिसीज़, बट और भी कई बीमारियां हैं जिसमें ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो कभी कभार ये जो पार्किंसनिज्म के फीचर्स हैं, ये लक्षण हैं, कुछ दवाइयों से जुड़े होते हैं, खासकर जो मन की परेशानी के लिए जाने वाली दवाइयाँ, जो गैस्ट्राइटिस, गैस के सिम्टम्स के लिए जाने वाली दवाइयाँ, जो लंबे टाइम के लिए दवाइयाँ जो लेते हैं, उनमें पार्किंसनिज्म जैसे लक्षण आ सकते हैं जो पार्किंसन डिसीज़ नहीं है। जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जैसे उम्र बढ़ता है, छोटे छोटे नसों में, ब्रेन में छोटे छोटे ब्लॉकेज आने से कुछ इस तरह के लक्षण आ सकते हैं जो पार्किंसनिज्म जैसे लग सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, पार्किंसंस डिसीज़ एक डीजेनरेटिव बीमारी है, तंत्रिका कोश जो है दिमाग में, वो उनके नंबर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो उस तरह के कुछ और भी डीजेनरेटिव बीमारियां हैं जो पार्किंसन डिजीज़ नहीं है, जिनको हम एटिपिकल पार्किंसनिज्म कहते हैं। तो ये भी डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है कि ये पार्किंसंस डिसीज़ है कि थोड़ा अलग तरह के पार्किंसन है, एटिपिकल पार्किंसन है। क्योंकि हम इलाज के बारे में अगर बात करेंगे, कुछ दवाइयाँ जो पार्किंसन डिसीज़ में अच्छे से काम करते हैं, अलग तरह के पार्किंसन में यूजुअली इतना कामयाब नहीं होते। अगर हम सर्जरी की बात करेंगे तो सर्जरी सिर्फ पार्किंसन डिसीज़ में काम करती है, जो अलग तरह के एटिपिकल पार्किंसन हैं उनमें नहीं काम करते। इसके अलावा कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं जिसमें पार्किंसनिज्म जैसे लक्षण आ सकते हैं। एंड बहुत बार कुछ और बीमारियां जैसे हड्डी की जो ऑस्टियोआर्थराइटिस या कुछ एसेंशियल ट्रेमर जो सिर्फ कंपन की बीमारी है, ये बीमारियां भी कभी कभार डायग्नोज होते हैं, डायग्नोज नहीं हो पाते हैं कि पार्किंसंस डिसीज़ की तरह दिख सकते हैं, बट वो पार्किंसन डिसीज़ नहीं है। हर कंपन पार्किंसंस नहीं है, और इसीलिए आवश्यक है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि अगर कंपन हो रहा है, हाथ कांप रहे हैं, तो इसका कारण क्या है। क्या इस कारण को जानना बहुत मुश्किल होता है डॉक्टर सुजाता? जब कोई भी पेशेंट आप जैसे विशेषज्ञों के पास आता है लक्षण लेकर, कौन से जांच या टेस्ट किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं ये पता करने के लिए वाकई में पार्किंसन रोग है या कुछ और? देखिए, पार्किंसन की बीमारी जो होती है उसकी डायग्नोसिस फुली क्लिनिकल होती है, मतलब विशेषज्ञ के ऊपर देयर आर कुछ क्राइटेरियाज बनाए गए हैं ताकि विश्व भर में एक जैसा ये हो कि लोग उसको एक ही पद्धति से उसका ये करें। तो उस तरह से क्राइटेरियाज तो हैं, लेकिन मेन फाइनल डिसीजन क्लिनिशियन का ही होता है। तो जो मैंने मुख्य लक्षण बताए उस तरह के लक्षण, उसके अलावा कुछ लक्षण जैसे डॉक्टर रूपा ने जिनको ये किया, परिभाषित किया, उन तरह के लक्षणों को हम मना करते हैं एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के फॉर्म में। कुछ सपोर्टिव क्राइटेरियाज होते हैं जो कि उनकी कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ ये पार्किंसन के फेवर में जा रही हैं।
पार्किंसन वर्सेस पार्किंसोनिज्म का डिफरेंशिएशन करना होता है। उसके अलावा कुछ सिस्टमिक डिसऑर्डर्स, मतलब जो शरीर के मेन, जैसे थायराइड की बीमारी, जैसे डिप्रेशन की बीमारी, उसमें भी कई बार धीमापन आ जाना या किसी जैसे एसेंशियल ट्रेमर है उन सब में कंपन आ जाना, उन सबको हम धीरे धीरे इन्हीं क्लिनिकल डायग्नोसिस के बेसिस पे, कुछ जांचें भी हैं लेकिन मुख्यतः क्लिनिकल डायग्नोसिस ही हमारा पार्किंसन के डायग्नोसिस का मुख्य ये बनता है। जी, इन्वेस्टिगेशंस की अगर बात की जाए डॉक्टर शरद चंद्रा, क्लिनिकल डायग्नोसिस तो एक बात हुई, उसके अलावा कुछ नई टेक्निक्स हैं जिनका प्रयोग किया जा रहा है कि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि पार्किंसन रोग ही है व्यक्ति को। देखिए, जैसे मैडम बता रही थी, डॉक्टर सुजाता बता रही थी, इसका प्राइमरी जो डायग्नोसिस होता है क्लिनिकल बेसिस पे होता है। लेकिन हाँ, एक बार डायग्नोसिस हो गया तो बाकी इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं। उसके कई कारण होते हैं। एक तो नंबर 1 ये देखना चाहते हैं कि अगर इसको आगे जाके सर्जरी करें तो ये सर्जिकली अमेनेबल है कि नहीं। नंबर 2 ये देखना चाहते हैं कि ये और कोई कारण के वजह से तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है MRI ब्रेन, जिसमें ये करके देखते हैं। कभी कभी MRI ब्रेन में पता चलता है कि पूरी ब्रेन अफेक्टेड है, जैसे हो सकता है मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स में। तो जैसे आपका है PSP हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें पूरी ब्रेन में सिकुड़ापन आती है, जिसके वजह से पूरी ब्रेन छोटी हो जाती है। उसके वजह से भी पार्किंसन हो सकता है और इसमें हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें पता करने के लिए हम एक MRI ब्रेन करते हैं, ताकि इससे हमें ठीक तरह पता चले कि नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, और एक ये बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन हमारे लिए बन जाता है। जी डॉक्टर चंद्रा, इंडिकेशंस क्या होंगे पार्किंसंस डिजीज में कि जब एक व्यक्ति को विशेषज्ञ कहेगा कि अब इनको सर्जरी की आवश्यकता है? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, जैसे डॉक्टर रूपा राजन ने बताया, डॉक्टर सुजाता ने बताया, पार्किंसन प्राइमरली एक मेडिकल बीमारी है। इसका मतलब है हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जिसके ज़रिए से बहुत अच्छी सिम्टम कंट्रोल हो जाती है, और बहुत सालों तक ये सिर्फ दवाइयों पे ही चला लेंगे, लाइफ लॉन्ग भी दवाइयों पे भी चल सकता है। लेकिन कुछ मरीज हैं जिनमें हमें ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है, वो अराउंड 30% स्पेक्ट्रम में गिर सकते हैं। हमें ये समझना ज़रूरी है कि सर्जरी एक लास्ट रिसॉर्ट नहीं है। ये बहुत ही जल्दी हमें पता चल जाएगा कि इस मरीज पे सर्जरी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन जो है सर्जरी का, सबसे पहले है कि एक टिपिकल पार्किंसन बीमारियाँ, टिपिकल पार्किंसंस डिजीज़ जो कम से कम 4-5 साल तक हो, और वो लीवोडोपा रिस्पॉन्सिव, इसका मतलब है कि जो भी दवाइयाँ दे रहे हैं उसका रिस्पॉन्स इसको मिले। हमारा एक UPDRS स्कोर करके होती है, उसमें हम दिखाते हैं कि कम से कम 30% रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, जो एक इंडिकेशन होता है कि हाँ, इनमें हम सर्जरी कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर दवाइयों से अच्छी रिस्पॉन्स नहीं होती है तो इनमें हम सर्जरी नहीं करना चाहते हैं। दूसरा है कि कुछ मरीजों में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं, इसको हम ऑन एंड ऑफ पीरियड बोलते हैं। ऑन पीरियड है मतलब जब दवाई अच्छी तरह काम करती है, मरीज बिल्कुल सही रहता है। ऑफ पीरियड वो चीज़ है जहाँ पे दवाई ठीक से काम नहीं करती है और मरीज को कंपन बढ़ जाती है, चलने में दिक्कत आती है। तो इन मरीजों में हम चाहते हैं कि ऑपरेशन कर लें, क्योंकि ऑपरेशन के ज़रिए हम एक कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट ओवर द कंप्लीट, पूरे दिन में कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट आएगी। ये ऑन एंड ऑफ पीरियड नहीं रहेगा। इसके अलावा कुछ मरीजों को दवाई के वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे डिस्काइनेसिस हो सकती हैं। तो इसमें हम दवाइयों की डोज अच्छी तरह बढ़ा नहीं पाते हैं, इनमें भी हम सर्जरी कंसिडर करना चाहते हैं। कुछ मरीज हैं जिनमें ट्रेमर प्रीडोमिनेंट होती है, तो उनमें कंपन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी एक कैंडिडेट होती है जिसमें सर्जरी अच्छी तरह काम कर सकती है। हम ये चाहते हैं कि जिन मरीजों में हम सर्जरी कर रहे हैं उनमें कोई सिवियर डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, सिवियर साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फिर ये अच्छे कैंडिडेट्स बन जाती हैं सर्जरी के लिए। आजकल हम देखते हैं कि यंग ऑनसेट पार्किंसंस डिजीज़ कॉमन होते जा रहे हैं। उसके कोई बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण है कि कुछ मरीजों में एक पार्किन जीन के वजह से बहुत यंग ऑनसेट पार्किंसंस डिजीज़ हो सकता है। अब ये पार्किन जीन की वजह से जब होता है यंग ऑनसेट पार्किंसंस डिजीज़, ये सर्जिकली काफ़ी एमिनेबल होती है, मतलब इनमें सर्जरी का अच्छा भला फ़ायदा हो सकता है, और इन केसेस में हमें जल्दी सर्जरी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से मरीज को बहुत सालों तक सिम्टम फ्री रह सकते हैं। जी, तो सर्जरी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन किसके लिए उपयोगी होगा और कब की जाएगी इसका निर्धारण विशेषज्ञ द्वारा ही किया जाएगा। तो हर बार ये सोचकर कि सर्जरी ही करवानी है बैठ ना जाएं, क्योंकि विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि क्या वाकई रोगी को सर्जरी की आवश्यकता है या नहीं।
किस तरह से इलाज होगा, इसके लिए विशेषज्ञ से परामर्श लेना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं, एक कॉलर भी है फोन लाइन पर, कुछ देर से इंतजार कर रहे हैं। ये सब आपसे जानेंगे और आपका सवाल विशेषज्ञों तक पहुंचाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मोहल्ले हाजी खुशियों दी तुम्बी बाजी हर स्वाद दिले चटकारे नचते ने सारे बाजी बैसाखी दी बधाइयां अज के जश्न मनावांगे। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। पार्किंसंस डिजीज के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ नोएडा से फोन लाइन पर RS चौधरी हैं। चौधरी जी, स्वागत आपका, पूछिए सवाल। RS चौधरी जी हमारे साथ फोन लाइन पर, आप सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? शायद उनसे संपर्क टूट गया है। ईमेल्स हमारे पास काफ़ी सारे आ गए हैं। डॉक्टर सुजाता, आपके लिए एक ईमेल है। डॉक्टर विवेक हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं। इनका सवाल ये है कि पार्किंसन के पेशेंट में अगर यूरिनरी सिम्टम्स हो रहे हैं, उनको ये ध्यान रखने के लिए कि पार्किंसंस की वजह से ही ये समस्या हो रही है, जो यूरिनरी सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? बिल्कुल अच्छा सवाल है ये। पार्किंसंस की बीमारी में आमतौर पर शुरुआती दिनों में यूरिनरी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। चूँकि यूरिनरी प्रॉब्लम्स इस एज में BPH जो एक बीमारी है उसकी वजह से भी होती है। आमतौर पे पार्किंसंस के मरीज थोड़े 50 के प्लस होते हैं, तो उनमें ये दोनों बीमारियां रहने की चांसेस हैं। अगर आपके हल्के फुल्के लक्षण हैं पार्किंसंस के और तब आपको यूरिनरी आ रही है प्रॉब्लम्स, तो इसका मतलब आपको अपने दोनों ही विशेषज्ञों से एक बारी बात करना ज़रूरी है, यूरोलॉजिस्ट से भी और अपने न्यूरोलॉजिस्ट से भी। मोस्ट लाइकली यूरोलॉजी की सिम्टम की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। कुछ पार्किंसन की ऐसे रोग हैं जिनमें शुरुआती तौर पर भी आपको ये जिसको हम पार्किंसोनिज्म बोलते हैं उसमें भी यूरिनरी कंप्लेंट्स हो सकते हैं। इसका जांच यूरोफ्लोमेट्री वगैरह से टेस्ट करने के बाद हमें उसमें जो ग्राफ आती है उससे हम पता कर सकते हैं कि ये किस वजह से, ये बाहरी जो रुकाव बनता है BPH में उसकी वजह से है या अंदरूनी मानसिक तौर पे जो हमारी सेंट्रल डिसऑर्डर्स की वजह से हो रहा है, उसका पता किया जा सकता है। जी, एक और कॉलर जालंधर से हमारे साथ, राकेश जी फोन लाइन पर, स्वागत आपका, पूछिए सवाल। सर, तो वो लिखते हैं तो हाथ कांपता है, तो हाथ थोड़ा ऊपर उठाते तब ताकि बनता है, तो लिखते हो कांपता है हाथ। क्या ये पार्किंसन लगता है? राकेश जी, एज कितनी है उस व्यक्ति की जिसके जी 57 है। 57 इयर्स। हाथों में कंपन जैसे लक्षण आ रहे हैं। डॉक्टर रूपा, क्या पार्किंसंस रोग हो सकता है? हालांकि बहुत बेसिक सा सवाल है, लेकिन पता कैसे किया जाए? जी, तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, हर कंपन पार्किंसन नहीं होता, पर इस एज में जब भी इस तरह का सिम्टम आती है, ये ना समझें कि ये नॉर्मल है, एक विशेषज्ञ से मिलना ज़रूरी है। तो पार्किंसन अगर है तो उस कंपन का कुछ रूप है, जैसे जब आप काम नहीं कर रहे हो, हाथ रेस्ट पे हो, उस टाइम पे कंपन होना, जब कुछ सामान उठाते हैं तब उतना कंपन नहीं होना, उसके साथ साथ धीमापन, चलने में दिक्कत, ये लक्षण भी जुड़े हैं, तभी हम पार्किंसन का डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो इसके लिए एक विशेषज्ञ से मिलना और टेस्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाना, उसके बाद अगर ज़रूरत है तो कुछ टेस्ट हैं जो कर सकते हैं, जिससे ये तय कर सकता है कि पार्किंसन है कि और कई कारण से है कंपन। जी, डॉक्टर रूपा, यंग ऑनसेट पार्किंसंस डिजीज़ की हमने बात कही, तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो भी शामिल है, और अगर महिला है तो अगर गर्भधारण का सोच रही हैं या करना चाहती हैं, वो वाला एज ग्रुप है और पार्किंसंस डिजीज़ पता है कि उस महिला को है, तो किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं या सावधानी रखनी होगी जिससे जटिलताओं से बचा जा सके? क्या इसकी जो मेडिकेशन है उसमें भी कुछ बदलाव की आवश्यकता होती है?
बिल्कुल अहम सवाल है। यंग ऑनसेट पार्किंसंस डिसीज़ जिनको है, एक कुछ पोर्शन महिलाएं जो प्रेगनेंसी करना चाहते हैं उनमें हम यूजुअली यही सलाह देते हैं कि दवाई को 100% बंद करना यूजुअली सेफ़ नहीं होता है। कुछ दवाइयां हैं जो पार्किंसंस के इलाज में यूज़ होते हैं जो थोड़ा सेफ़ माना जाता है प्रेगनेंसी में, उसको हम यूजुअली कंटिन्यू करने का इंस्ट्रक्शंस देते हैं। एंड कुछ दवाइयां हैं जो हो सकता है बदलने की ज़रूरत पड़े। बट पार्किंसन डिजीज़ के साथ एक नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल चाइल्ड बेयरिंग, नॉर्मल ज़िंदगी बिल्कुल पॉसिबल है। और ये आपके डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट दोनों के मिलके ये बिल्कुल एक सेफ प्रेगनेंसी पॉसिबल है। जी, एक और प्रश्न हमारे पास है डॉक्टर सुजाता। विशाल श्रीनिवास का क्वेश्चन है, वो 31 इयर्स उनकी एज है, पूछना चाह रहे हैं कि उनके राइट हैंड की फिंगर्स जो है सिर्फ उसके अंदर शिवरिंग होती है 3-4 साल से। ब्रेन का MRI भी करवाया था, सब कुछ नॉर्मल है, अब वो ठीक से लिख नहीं पा रहे हैं। तो ये पार्किंसंस की शुरुआत हो सकती है क्या? हालांकि एक राइटर्स क्रैम्प के नाम से भी समस्या काफ़ी लोगों को परेशान करती है। 31 इनकी एज है, तो इस अवस्था में क्या हो सकता है? देखिए, होने को जैसे कि आपने वेल पॉइंट आउट किया कि ये राइटर्स क्रैम्प भी हो सकता है यदि उनको केवल लिखने में दिक्कत है। यदि किसी और चीज़ में दिक्कत है तो वो और डिस्टोनिया का भी लक्षण हो सकता है। अगर कंपन है तो वो हमें देखना पड़ेगा कि पार्किंसंस है या पार्किंसन के साथ आमतौर पर इतने उम्र तक में 4 साल में धीमापन आ जाना चाहिए। तो क्या उनको धीमापन शुरू हो गया है? अगर धीमापन है तो फिर शायद उनको पार्किंसन की तरफ सोचना चाहिए। अदरवाइज़ जितना अभी लक्षण बता रहे हैं कि 4 साल में केवल कंपन है, तो मुझे लगता है कि ये पार्किंसन के अलावा कोई कारण हो सकता है और इनको क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए एक बारी विशेषज्ञ से ज़रूर मिलना चाहिए। जी, एक और सवाल है देव शर्मा जी का, वो भी जानना चाह रहे हैं। इनको राइटर्स क्रैम्प है, तो ये पूछ रहे हैं कि पार्किंसंस और राइटर्स क्रैम्प में फ़र्क क्या होता है, ये भी आपसे जान लेंगे। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश से एक कॉलर है फ़ोन लाइन पर, उनका सवाल जान लेते हैं। स्वागत आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, दाहिने हाथ में अंगूठे में जो है वो जैसे सुन टाइप हो गया है जी, और चलता हूँ तो जैसे लगता है कि मैं उछल रहा हूँ, इधर उधर पैर पड़ता रहता है। आपकी उम्र कितनी है? हेलो, आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है आपकी? 76। डॉक्टर रूपा, क्या एडवाइस करेंगे आप इनको? हाँ जी, तो ये जो कंपन है, चलने में दिक्कत है, ज़रूर पार्किंसन के लक्षण हो सकते हैं। बट जैसे कि हमने बताया और भी कई बीमारियां हैं और वो डिपेंड करता है चाल की दिक्कत कैसे है। पार्किंसन में खासकर छोटे छोटे कदम, आगे झुक के चलना, मुड़ने में दिक्कत, अगर आप लंबे लंबे कदम लेके चल रहे हैं, बैलेंस में प्रॉब्लम है, तो ये एटैक्सिया जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो ये डॉक्टर को दिखा के एग्जामिनेशन से, MRI जैसी जांचों से, और पार्किंसंस डिसीज़ के लिए एक डोपामिन की ब्रेन की लेवल्स देखने के लिए डैट स्कैन, एक स्कैन भी होता है जो कुछ मरीजों में जिनमें हमें डाउट है कि ये कंपन है, कंपन की बीमारी है कि पार्किंसन है, वो तय कर सकते हैं ये डैट स्कैन जैसे स्कैन से भी। तो वो डॉक्टर से मिले, एग्जामिनेशन कराएं, उस पर क्लियर हो जाएगा। जी, लाइटली ना लें, क्योंकि समस्या अगर बढ़ रही है तो आगे आने वाले समय में दिक्कतें और जटिलताएं और भी हो सकती हैं। और ये जो देव शर्मा जी का सवाल था डॉक्टर सुजाता कि पार्किंसंस डिजीज और राइटर्स क्रैम्प में फ़र्क क्या है? देखिए, राइटर्स क्रैम्प एक ऐसी बीमारी है जिसमें हाथ में अकड़ापन हो जाता है केवल ड्यूरिंग राइटिंग। उसके भी अलग फॉर्म्स है लेकिन बेसिक तो यही है। और इसका कारण होता है बेसल गैंग्लिया, एक स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन में जिसमें कुछ दिक्कत आ जाने की वजह से लिखने जैसी स्थिति में हाथ में अकड़न बनता है। बट पार्किंसंस एक बीमारी है जिसमें अकड़न तो हो सकती है बट उसके अलावा धीमापन, कंपन और पूरा ही ग्लोबली इन्वॉल्वमेंट, मतलब नॉन मोटर प्लस मोटर फीचर्स, सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं जो कि ज़्यादातर पार्किंसन में है। राइटर्स क्रैम्प में ओनली राइटिंग में मोस्टली डिफ़िकल्टी होती है और कुछ चीज़ें साथ में यूजुअली नहीं जुड़ी हुई होती। जी, डॉक्टर शरद चंद्रा, एक सवाल है, रीना जी का सवाल है। वो ये कह रही हैं इनको काफ़ी टाइम से, लगभग 6 साल से पार्किंसंस डिजीज़ है और डॉक्टर ने इन्हें सर्जरी के लिए भी एडवाइस किया था, बट सर्जरी को लेकर डरती हैं। क्या सर्जिकल ऑप्शन बताया था, ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है। एज है इनकी 68 इयर्स, कितनी सुरक्षित है अगर सर्जिकल ऑप्शन बताए जाते हैं? और साथ ही आपसे यहाँ पर ये भी जान लें कि DBS के अलावा सर्जरी में और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? देखिए, द बेस्ट सर्जिकल ऑप्शन जो आज के रेट में है वो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है और ये बहुत ही सेफ सर्जरी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हमने 1000 केसेस से भी ज़्यादा किए हैं
एंड इसकी सेफ्टी मार्जिन, एफिकेसी, लॉन्ग टर्म आउटकम्स काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, ये चीज़ है कि ये बीमारी को नहीं बदलता, बीमारी के जो लक्षण हैं इसको इम्प्रूवमेंट करता है, लेकिन ये बहुत सालों तक जितने सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक कर देता है। हमारे पास ऐसे मरीज हैं जो बिल्कुल कुछ भी पकड़ भी नहीं पाते थे, चल भी नहीं पाते थे, अभी बिल्कुल आप देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनको कोई सिम्टम कॉम्प्लेक्स है कि नहीं। तो कंक्लूजन ये है कि हाँ, अगर सर्जरी की आवश्यकता है, नॉर्मली हम सर्जरी कम से कम 4-5 साल तक देते नहीं, हम देखते हैं कि दवाइयों का कितना इफेक्टिवनेस है, उससे कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, एक होता है वेयरिंग ऑफ फिनोमेना। इसका मतलब आपकी जो पहली जो डोज दे रहे थे दवाई की, इसका उतनी डोज में उतनी एफिशिएंसी नहीं रहती है, आपकी जो एफिशिएंसी है कम होती जाती है। तो ये एक इंडिकेशन है कि हाँ, इसमें हमें सर्जरी के लिए सोचना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर इनको लक्षण बहुत ज़्यादा हैं, उससे काफ़ी कुछ इनके लिए प्रॉब्लम है, तो सर्जरी डेफिनेटली करना चाहिए। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब हम सर्जरी करते हैं तो मरीज बिल्कुल होश में रहते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ सर्जरी में कोई दर्द नहीं होता, आराम से रहते हैं। उस समय हम लोग टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के ज़रिए ऑन द ऑपरेशन टेबल ही उनको जो सिम्टम्स है बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है। तो इसके बहुत कुछ फ़ायदे हैं। नंबर 1 है कि मरीज को एक कॉन्फिडेंस आता है कि ऑपरेशन के बाद मेरे को इतना तक फ़ायदा होने वाला है। नंबर 2 है, इसमें हमें फाइन ट्यूनिंग की जो करना पड़ता है, क्योंकि हम जो MRI में देखते हैं हम सोचते हैं कि यहाँ पे हमें तार लगाने हैं, और एट द ऑपरेशन टेबल देखते हैं कि उससे कुछ डिफरेंस होता है, कुछ मिलीमीटर का डिफरेंस होता है, जो इस सर्जरी में बहुत ज़्यादा होता है जी। तो ये फाइन ट्यूनिंग की हमें वो ऑप्शन मिल जाता है अगर हम ऑन टेबल में हम टेस्टिंग करके देखें। राइट। एक कॉलर हमारे साथ सुदीप जी हैं फ़ोन लाइन पर, वेस्ट बंगाल से कॉल कर रहे हैं। सुदीप जी, बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? सुदीप जी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछें। उनसे लगता है संपर्क टूट गया है। डॉक्टर सुजाता, किस तरह से व्यक्ति को अन्य समस्याएं आ सकती हैं जैसे जैसे जो डिजीज़ है वो प्रोग्रेस करती है? क्या स्लीपिंग पैटर्न्स, डिसीजन मेकिंग, राइटिंग एक बड़ा चैलेंज होता है ऑफ कोर्स, तो ऐसे में व्यक्ति को क्या तैयारी करनी चाहिए? फोन पर हमारे साथ कॉलर है, अगर जुड़े तो सवाल पूछें। सुदीप जी। हेलो सुदीप जी, क्या जानना चाहते हैं? हेलो सुदीप जी, सवाल पूछिए। मैं बोल रहा हूँ मेरे को 8 साल से पार्किंसन डिजीज है और ऑल सिम्टम है। मेरे को ऑल सिम्टम है पार्किंसन डिजीज का 8 साल से। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को पार्किंसन डिजीज 8 साल से है और ऑल सिम्टम, मैं दिल्ली एम्स में ही इलाज करा रहा हूँ। क्या जानना क्या चाहते हैं आप? और ये अब मैं अभी सेंडोपा और ये सेंडोपा प्लस ले रहा हूँ जी। तो मेरे को पूछना है इसमें ये कि मेरे को अगर यदि सर्जरी होती है तो कब होगी? 8 साल ऑलरेडी हो चुका है, अब मेरे को बहुत ही दिक्कत हो रहा है जी। डॉक्टर चंद्रा, 8 वर्ष हो गए हैं दवा लेते हुए, दवा का नाम भी इन्होंने बताया। क्या सर्जरी से लाभ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि डॉक्टर रूपा इसकी आंसर करें। आई थिंक शी इज मोर। हाँ जी, सुदीप जी धन्यवाद उस सवाल के लिए। तो पार्किंसन डिजीज़ में जैसे प्रोफेसर शरद चंद्रा ने बताया, 4-5 साल के बाद जब दवाई की असर अगर ख़त्म होने लग रही है, 4-5 बार दवाई खाने के बावजूद पूरे दिन में एक संतुलित स्थिति में सिम्टम्स कंट्रोल नहीं है, या जब आप दवाई लेते हो अबनॉर्मल मूवमेंट्स, डांस जैसे मूवमेंट्स, डिस्किनेसियास ये आ रहे हैं, तो वो टाइम है सर्जरी के बारे में सोचने का। एंड कुछ और चीज़ें हैं, बहुत एडवांस्ड बीमारी होने के बाद, दैट इज़ अगर यादाश्त में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं बहुत ज़्यादा, या दवाई खाने के बावजूद चलने में, बैलेंस में दिक्कतें हैं, तो ये इस स्थिति में सर्जरी उतनी कामयाब नहीं होती जितना उससे पहले होता है। इनको 8 वर्ष ऑलरेडी हो गए हैं डॉक्टर रूपा, 8 इयर्स मेडिसिन लेते हुए, क्या इन्हें सोचना चाहिए सर्जरी? ज़रूर सर्जरी के बारे में सोचने का ये टाइम है, बट पार्किंसन एक बहुत हेट्रोजीनियस डिजीज़ है। कुछ लोग हैं जो 8-10 साल भी दवाई पे ठीक रहते हैं, कुछ लोग हैं जिनको 4-5 साल में, हम लगभग कह सकते हैं 10% पर ईयर, मतलब 8 साल के बाद करीब 60-70% लोगों में ये प्रॉब्लम होगी जो हम बता रहे हैं कि दवाई का असर जल्दी जल्दी खत्म
होना या उसकी कुछ दिक्कतें आना, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। और नॉट ओनली सर्जरी के साथ साथ बाकी जो भी ड्रग ऑप्टिमाइजेशन, ये जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं। जी डॉक्टर सुजाता, जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे कि किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए उन रोगियों को जिनमें पार्किंसंस की शुरुआत हो गई है, क्योंकि प्रोग्रेसिव डिजीज़ है तो आगे चलकर जटिलताएं बढ़ भी सकती हैं। बिल्कुल, बेसिकली सबसे पहली और अहम प्रिपरेशन तो है कि अपने आप को डॉक्टर से दिखाएं और इलाज लें। उसके अलावा तैयारियां जो भी हैं, मतलब पार्किंसन पूरे ही हमारे सुबह उठने से लेकर सोने तक जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको अफेक्ट कर सकती है। तो हमारी तैयारी इस तरह की होनी चाहिए। यदि आप दवाई ले रहे हैं और आप ठीक हैं तब तो बात और है, अगर उसके बाद भी आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं, क्योंकि कुछ ऐसी भी हो सकते हैं जिनमें इसके बाद भी परेशानियां बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो उसमें हमें जैसे चाल के लिए अपने घर में मॉडिफिकेशन हम करवा सकते हैं। जैसे ऐसा रास्ता हो जहाँ पर कि चोट ना लगे, ठोकर ना आए, सोने के लिए बिस्तर ऐसे बना सकते हैं कि रात में अगर वो उठें तो अचानक वो गिरे नहीं। अपने सेहत में अपनी डेली एक्सरसाइज, वॉक, कुछ यौगिक पद्धति ज़रूर शामिल करें। भोजन में हमेशा ही, जैसे कि हम सबको पता है कि हेल्दी डाइट जिसमें कि संतुलित आहार, अंकुरित भोजन, फल, ये सारे शामिल हों। उसके अलावा कुछ मरीज़ों में जैसे चलते चलते एक फिनोमेना होती है जिसको हम फ्रीजिंग कहते हैं, वो चलते चलते अचानक उनको लगता है कि उनके पैर बिल्कुल रुक गए और ज़मीन से उठ ही नहीं पा रहे। ऐसे लोगों के लिए कुछ लेज़र लाइट्स या घर में क्यूइंग करने के लिए एक कुछ जगह पर टेप लगाकर हम सिखाते हैं, वो ऐसी चीज़ों का भी इंतज़ाम किया जा सकता है। उसके अलावा जैसे आप व्हीलचेयर या ऐसी स्थिति, वॉकर, आपको ये सारी तैयारियां करनी पड़ सकती है। एक और अहम चीज़ है राइटिंग बहुत ज़्यादा बदल जाती है पार्किंसंस के मरीज़ों के लिए, तो उसके लिए वो पहले से अपने सिग्नेचर्स अपने बैंक में और सब जगह बातें कर सकते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन सब चीज़ों का वो खास ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर शरद चंद्रा, एडवांसमेंट्स की बात करें, कौन सी नई तकनीकें हैं जो इलाज के लिए, सर्जरी के लिए उपयोगी हो रही हैं और बेटर आउटकम्स भी उससे देखे जा सकते हैं? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जो आज के डेट में हम जानते हैं वो चीज़ ना रहा जो 10 साल के पहले था, उसमें भी बहुत सारे एडवांसमेंट्स हो गए हैं। एक सबसे नया चीज़ जो आ रहा है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में, इसको हम बोलते हैं एडेप्टिव डीबीएस और एक क्लोज लूप सिस्टम, जो सबसे रीसेंट टेक्निक है। इसका मतलब है ये ब्रेन के ज़रिए एक मॉनिटरिंग करती है और देखती है कि जितनी करंट की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही करंट देती है। आजकल हम लगभग बहुत सारे मरीजों में यूज़ करते हैं डायरेक्शनल लीड्स। डायरेक्शनल लीड्स का मतलब है कि जो तार हम ब्रेन में डालते हैं वो सारी जगह करंट नहीं फैलाती है, बल्कि 1-2 डायरेक्शन में हम फैला सकते हैं और ये प्रोग्राम के ज़रिए कर सकते हैं। तो इसमें ना तो वो डीबीएस की एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ती है, इसके वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस है, कभी कभी डीबीएस की वजह से आपको हो सकता है कि आप मोटर ट्रक्स में कहीं जाए तो हाथ पाँव में झुंझुनापन आए, तो ये भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। जी। एक और नई टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन सेंस। ये प्रोप्राइटरी है, बट इसका मतलब है कि ये जो डीबीएस पिकअप करती है कि चारों ओर जो कोशिका हैं इसमें किस तरह की एक्टिविटी है। तो लोगों ने देखा कि अक्सर जिसमें डिस्काइनेसिस होती है, जो डॉक्टर रूपा ने बोला, जो डांसिंग टाइप ऑफ मूवमेंट होती है, तो इसमें एक बीटा एक्टिविटी करके ज़्यादा होती है, तो ये डिटेक्ट करके अकॉर्डिंगली इसको वो टैकल करती है। तो ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में ही एडवांसेस। इसके अलावा जो बैटरी की लाइफ है वो बहुत बढ़ गया है। तो नया जो रिचार्जेबल बैटरी, अभी तक हमने उसकी एंड पॉइंट देखा नहीं है, बोलते हैं कि 25 साल तक चल सकता है। जो जनरेटर साइज़ है वो काफ़ी छोटा हो गया है। प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम्स बहुत ही अच्छे हो गए हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह इसको बहुत एक्यूरेटली, बहुत एफिशिएंटली आप इसको प्रोग्रामिंग कर सकें। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। एक लेस एक्सपेंसिव ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं पैलिडोटमी। ये उतना ख़राब ऑप्शन नहीं है। इसमें यह करते हैं कि एक तार डालते हैं कंप्यूटर के ज़रिए और उसको उस एरिया में हम जला देते हैं। अगर अल्टीमेटली आप डीप ब्रेन स्टिमुलेशन देखें तो ये कोई एरिया को स्टिमुलेट नहीं कर रहा है, ये उस एरिया को फंक्शनली इनकेपेसिटेट कर रहा है। बट ये है कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन रिवर्सिबल है, मतलब इसको बंद करेंगे तो वो कोशिकाएं अपने आप दोबारा चल पड़ेंगी जी। लेकिन पैलिडोटमी में हम परमानेंटली एक डैमेज कर रहे हैं। तो पैलिडोटमी में काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन ये उन मरीजों के लिए बहुत अच्छा है जिनको अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप डीबीएस करेंगे तो 10 लाख, 15, 20 लाख, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग चाहिए। पैलिडोटमी हम एम्स में 2000 रुपये के लिए कर सकते हैं जी। तो इसके अलावा एक और टेक्निक आ रही है जिसको हम बोलते हैं फोकस्ड अल्ट्रासाउंड थेरेपी, जो अभी कुछ प्राइवेट संस्था में इंडिया में अवेलेबल है और एम्स में भी हो इन अनदर 3-4 महीने में आ जाएगा। इसमें हम ये करते हैं कि मरीज को एक एमआरआई जो होता है, एमआरआई जैसे गैंट्री में डालते, एमआरआई के गैंट्री में डाल के एक हेलमेट लगाते हैं
और फोकस्ड साउंड वेव्स के ज़रिए उस एरिया में हम एक लीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, कोई कट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई भी और मरीज को 3 घंटे में हो जाएगा। लेकिन ये एफडी के अनुसार ये पार्किंसंस के लिए इंडिकेटेड नहीं है। हम उन केसेस में कर सकते हैं जहाँ पे मरीज को एक तरफ बहुत ज़्यादा कंपन हो रहा है, मतलब ट्रेमर प्रीडोमिनेटेड पर्टिकुलरली यूनिलैटरल पार्किंसंस में कर सकते हैं, और ये हम दोनों तरफ ट्रीट नहीं कर सकते हैं। और तीसरा ऑफ कोर्स एक डिसएडवांटेज है कि इसमें हमें कोई रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं होता। जैसे डीबीएस में हम ऑन टेबल देख सकते हैं कितना इंप्रूव हो रहा है, इसको फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें वो चीज़ नहीं हो सकता है। लेकिन ये उन मरीजों में यूज़ कर सकते हैं जिनमें ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क हो, कार्डियक रिस्क हो या और कोई ऐसा रिस्क हो जिसकी वजह से एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, उनमें डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं कि सर्जरी भी एक मतलब काफ़ी एक मेनू हमारे पास अवेलेबल है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। इसलिए हमारा ये एक टीम एफर्ट है, हम डिस्कस करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी सर्जरी करना चाहिए। डीबीएस में भी ये नहीं है कि हम हर समय एक टारगेट लेते हैं। हमारे पास 2 टारगेट है करीबन, एसटीएन और जीपीआई बोलते हैं। एसटीएन हम यंग मरीजों के लिए यूज़ करते हैं, जीपीआई कुछ ओल्डर मरीजों के लिए यूज़ करते हैं। एसटीएन जिनमें कंपन होती है, ट्रेमर होती है, उसमें यूज़ करते हैं। जीपीआई हम मोस्टली फॉर डिस्काइनेसियस जिनमें होता है उसके लिए, ब्रैडिकाइनेशिया होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा बैटरी लिवर डोपा रिस्पॉन्सिव, मतलब जिनमें दवाइयाँ अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करती है उसमें हम एसटीएन यूज़ कर सकते हैं जी। अगर मरीजों में हल्का सा कुछ डिप्रेशन है तो उसमें जीपीआई ज़्यादा सेफर होता है। तो आप देख सकते हैं ये इसमें एक्सपर्ट्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा सर्जिकल ऑप्शन इस मरीज के लिए बेस्ट होगा और वही हम यूज़ करते हैं। इलाज के लिए विकल्प कई हैं, लेकिन आवश्यक है कि आप संकल्प लेकर सही समय पर सही विशेषज्ञ तक पहुंचे जिससे आपको सही इलाज मिल पाए। हमारे साथ एक कॉलर पुणे से संतोष जी हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। संतोष जी बोल रहा हूँ पुणे से जी। मेरी उम्र है 50 साल। अगले 15-20 साल में पार्किंसन ना हो, इसके लिए अभी से मैं क्या कर सकता हूँ? अभी मुझे शुगर है जी 10.5, राइट। हाँ, और ब्लड प्रेशर रहता है 100/140। ओके, डॉक्टर सुजाता क्या एडवाइस करेंगे? प्रिकॉशनरी स्टेप्स कुछ लिए जा सकते हैं? बिल्कुल। ये पार्किंसन की बीमारी में कई बार मस्तिष्क के अंदर एंटीऑक्सीडेंट डैमेज, इन सब की वजह से भी न्यूरो डिजेनरेशन बहुत ज़्यादा और जल्दी होता है। उसके अलावा जो हमारे देश में पोल्यूशन की लेवल है, प्लस जो कीटनाशक इस्तेमाल होते हैं, उनका भी रोल हो सकता है। 100% प्रूवन तो अभी पैथोलॉजी नहीं है। तो एक आम मनुष्य, यदि आपके घर में किसी को पार्किंसंस की बीमारी है तो थोड़ी सी दिशा हमारी अलग होगी, और अगर किसी को बीमारी नहीं है तो आप बिल्कुल अपना हेल्दी लाइफस्टाइल प्लस एक 40-45 मिनट्स एटलीस्ट 5 डेज अ वीक का अच्छा एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग एटलीस्ट, या तो गुड मॉडरेट एक्सरसाइज या हेवी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर फिजियोलॉजी। उसके अलावा अच्छी स्लीप और स्ट्रेस अगर आपको किसी भी कारण से रहता है, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो गया है, रहता है तो आप कुछ न कुछ मेडिटेशन की छोटी बहुत भी रिलैक्सेशन की प्रणाली का इस्तेमाल करें। भोजन में जैसे मैंने पहले भी बताया, अच्छे स्प्राउट्स, फ्रूट्स, इन सब का इस्तेमाल ज़रूर रखें। और मुझे लगता नहीं है कि इसके लिए अलग से चिंता करने की ज़रूरत है कि आपको पार्किंसन होगा। मतलब ठीक है, हमें सजग होना चाहिए बट चिंतित नहीं होना चाहिए, मैं यही कहूँगी। डॉक्टर रूपा, बहुत सारी विधियाँ, स्टेम सेल थेरेपी काफ़ी सारी डिजीज़ेज़ में काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है। क्या पार्किंसन डिजीज़ में उसका कुछ रोल है? साथ ही जीन थेरेपी की अगर बात करें, फ़िलहाल क्या कहा जा सकता है, कितने उपयोगी हैं ये दोनों विकल्प? देखिए, ये दोनों विकल्प अभी रिसर्च स्टेज में कहूँगी मैं। स्टेम सेल खासकर पार्किंसंस डिसीज़ में कुछ स्टडीज़ हुए हैं जिसमें प्लस माइनस बेनिफिट्स दिखाया गया है, बट आज के दौर में वो एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के रूप में हम नहीं बता सकते हैं। इतने अच्छे अनुसंधान नहीं हुए हैं जो दिखाए हैं कि आगे जाके स्टेम सेल से ये बीमारी ख़त्म होगी या बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और उसकी रिस्क के बारे में भी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं तो वो भी उतना क्लियर नहीं है। तो आज के डेट में ये क्लियर है कि पार्किंसंस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, सर्जरी है, इन्फ्यूशन थेरेपीज़ हैं। उसके अलावा स्टेम सेल्स एज अ ट्रीटमेंट मोडालिटी हम नहीं कह सकते। जीन थेरेपी के ऊपर भी काफ़ी अनुसंधान हो रही है। अभी वो भी एक क्लिनिकल स्टेज में नहीं आई है, बट जैसे
हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था पार्किन, LRRK2, GBA, ये सब जीन्स होते हैं जो कुछ लोगों में पार्किंसन से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो उसमें भी रिसर्च चल रहा है, बट अभी कोई भी जीन थेरेपी एज अ आउटसाइड ऑफ अ ट्रायल एज एन अनुसंधान कर सकते हैं, बट एज एन इलाज देने वाली स्थिति में अभी पहुंचा नहीं है। जी, तो रिसर्च, अनुसंधान, शोध कार्य चल रहे हैं और आगे आने वाले समय में क्या उम्मीदें की जा सकती हैं वो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं पार्किंसन रोग के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए DD न्यूज़। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। पार्किंसन रोग के विषय में हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ डॉक्टर पी शरद चंद्रा, डॉक्टर सुजाता रोशन, डॉक्टर रूपा रंजन हमारे साथ हैं। और अब शुरू करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर रूपा आपसे, पार्किंसन क्या सिर्फ पुरुषों को ही प्रभावित करता है? बिल्कुल नहीं, बट पुरुषों में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है। 3:1 रेशियो मान सकते हैं पुरुष और महिला में। डॉक्टर सुजाता, क्या पार्किंसंस डिजीज सिर्फ एक मूवमेंट डिसऑर्डर ही है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मूवमेंट के अलावा इसमें कॉग्निटिव और सारी स्लीप एवरीथिंग इज इन्वॉल्व्ड, तो केवल मूवमेंट नहीं है। डॉक्टर चंद्रा, क्या यह रोग सिर्फ वृद्ध लोगों में ही होता है? बिल्कुल नहीं। आजकल हम देख रहे हैं यंग ऑनसेट YOPD, यंग ऑनसेट पार्किंसंस डिजीज़ भी हम देख रहे हैं और इनकी मात्रा मेरे हिसाब से बढ़ रहा है। डॉक्टर रूपा, क्या गट माइक्रोबायोम का पार्किंसन डिजीज के साथ कोई संबंध है? ज़रूर, काफ़ी रिसर्च ने ये दिखाया गया है कि गट माइक्रोबायोम की चेंजेस होने से पार्किंसंस का रिस्क बढ़ सकता है। क्या सभी को जिनको पार्किंसन है पहला लक्षण हाथ कांपना या ट्रेमर्स ही होंगे? डॉक्टर सुजाता? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अलग धीमापन और कई और कंपन की परेशानी के अलावा भी हो सकते हैं। डॉक्टर चंद्रा, क्या सर्जरी इसके लिए पहला विकल्प है इलाज का? जी नहीं, पार्किंसंस एक मेडिकल बीमारी है जो दवाइयों से अच्छी तरह ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन भी नहीं है। अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर करना चाहिए। डॉक्टर रूपा, डायग्नोसिस कैसे बनता है? क्लिनिकल जो सिम्टम्स हैं उस पर या फिर इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर? ये प्राइमरीली एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है जो सिम्टम्स के ऊपर बनाया जाता है, बट कुछ सिचुएशंस में हम MRI या डोपामिन स्कैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके कारण क्या प्रभावित हो सकता है व्यक्ति का विजन, हैंडराइटिंग, स्पीच या नींद के पैटर्न्स? डॉक्टर सुजाता? इसमें से सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है। उसके अलावा सोचने की शक्ति, मन की स्थिति, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है। क्या DBS इस रोग के लिए एक क्योर माना जाए? डॉक्टर चंद्रा? जी नहीं, DBS बीमारी को नहीं बदलता है, लेकिन इसके जो लक्षण हैं इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट होता है और बहुत सालों तक, हो सके लाइफ लॉन्ग भी, ये इस लक्षण से विमुक्त रहेंगे। क्या ऐसे रोगी में डिमेंशिया की संभावना बढ़ जाती है जिसे पार्किंसन डिजीज हो? डॉक्टर रूपा? यस, पार्किंसन डिजीज जैसे एडवांस होते हैं यूजुअली पहले कुछ सालों में नहीं, 10 साल या उसके भी बाद कुछ % लोगों में याददाश्त की भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसको हम पार्किंसन डिजीज डिमेंशिया कहते हैं। क्या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इस डिजीज को बढ़ा सकता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल बढ़ा सकता है। क्या अगर किसी व्यक्ति की एक बार सर्जरी हुई है उसे दोबारा सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है? डॉक्टर चंद्रा? यूजुअली नहीं, लेकिन हाँ कुछ केसेस में हमें लगता है कि अगर लीड की प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो एक रिवीजन सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके वजह से उसका जो एफिकेसी है वो बढ़ता है, लेकिन यूजुअली नहीं। जी, क्या ऐसे व्यक्तियों में योग करना, व्यायाम करना कुछ लाभ लेकर आ सकता है या डिजीज के प्रोग्रेशन को स्लो कर सकता है? डॉक्टर रूपा? ज़रूर, तो कोई भी एरोबिक गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी जो मॉडरेट या हाई इंटेंसिटी, जैसे डॉक्टर सुजाता ने बताया, तो उसमें योग भी आता है। ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, ये सब अच्छे एक्सरसाइजेस हैं पार्किंसंस के जो बढ़ने की गति हो उसको थोड़ा सा धीमा करने के लिए।
क्या लिवोडोपा देना पार्किंसंस का क्योर है? जी नहीं, लिवोडोपा इसका क्योर नहीं है, बल्कि लेकिन इसका प्रमुख इलाज है आज की डेट में मेडिकल थेरेपी के सेंस में। क्या डीबीएस की सर्जरी व्यक्ति के लिए कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ा सकती है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही सेफ सर्जरी है, रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही कम है। क्या ग्रीन टी और कैफीन का सेवन इस रोग पर कोई प्रभाव डालता है डॉक्टर रूपा? ये कुछ रिसर्च में दिखाया गया है कि जो कॉफ़ी पीते हैं उनमें पार्किंसन होने के चांसेस थोड़ा सा कम होता है, बट ऐसा नहीं है कि वो 100% है, बट ये एक प्रोटेक्टिव फैक्टर हो सकता है। जी, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि कॉफ़ी के कप्स चलते जाएं दिन भर, कितनी मात्रा में पीनी है उसका भी ध्यान रखना होगा। किस तरह से व्यक्ति का केयर टेकर बातों का ध्यान रखे, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में आत्मविश्वास भी प्रभावित होता है। जी बिल्कुल, उनका पूरा ही ध्यान रखना ज़रूरी है। उनके मन की स्थिति, उनकी शारीरिक स्थिति, चलने फिरने में उनका काफ़ी ध्यान देना है, क्योंकि कई बार लेट स्थिति में लोग गिरने लग जाते हैं। उसके अलावा नींद का भी खास ध्यान देना है। मूड में कई बार ऐसे और बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं जिससे आपको लगेगा ये मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन वो शायद उस बीमारी का एक रूप आ रहा है। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सही समय पर सलाह लेंगे। एक वाक्य में क्या संदेश देनी चाहेंगी डॉक्टर सुजाता? कि हर चीज़ ही इन्वॉल्व हो सकती है, हर चीज़ का हमें ध्यान रखना है। डॉक्टर रूपा, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए कितना आवश्यक है कि इस रोग को लेकर सतर्क रहें? मैं ये कहूँगी कि इस साल पार्किंसंस डिसीज डे का जो थीम है वो है ब्रिज द केयर गैप। तो वो जो केयर गैप है वो डायग्नोसिस की गैप हो सकता है, इलाज का गैप हो सकता है, एंड पार्किंसंस का इलाज एक मल्टी डिसिप्लिनरी एफर्ट है। जैसे आपने देखा है, न्यूरोलॉजिस्ट, मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और जो केयर पर पार्टनर है पेशेंट का, ये सब उसमें जुड़े हुए हैं। एंड ये हमारे सबका अवेयरनेस बढ़ाने से ये जो केयर गैप है इसको हम कोशिश कर सकते हैं आगे वाले सालों में ये कम हो जाए। डॉक्टर चंद्रा, क्या कहना चाहेंगे तो तमाम व्यूअर्स के लिए जो कुछ हिचकिचाते हैं, कुछ डरते हैं इस रोग को लेकर? देखिए, पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा डर है, और डर तभी फ़ायदा होता है जब वहाँ पे एक नॉलेज गैप होती है। तो जैसे डॉक्टर रूपा ने बताया, सारे गैप से उसमें हमें एक नॉलेज गैप भी एड्रेस करना चाहिए ताकि हम नॉलेज के ज़रिए डर को मिटाएं। पार्किंसन एक एमिनेंटली ट्रीटेबल बीमारी है। मेडिसिन 60-70% से होता है, अगर वो नहीं तो सर्जरी भी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो हम डार्कनेस से लाइट की ओर बढ़ना चाहिए थ्रू एलिमिनेटिंग थ्रू द नॉलेज गैप। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर शरद चंद्रा, डॉक्टर सुजाता आपका, डॉक्टर रूपा आपका भी। विशेषज्ञों ने विस्तार से जानकारी दी है और आपको बताया है कि कैसे पार्किंसन रोगी की देखभाल करनी है, इलाज के कौन से विकल्प हैं और वो तमाम बातें जो बहुत आवश्यक हैं इस रोग के लिए। कहते हैं स्टेप बाय स्टेप वी कैन राइज एंड ग्रो, सो डोंट लेट पार्किंसन स्टॉप योर फ्लो। इसलिए अगर हाथ कांपे, लेकिन ध्यान रखिए कि आपका मन न डगमगाए। अपने विश्वास और जागरूकता से इस डर पर विजय पाएं। पार्किंसन रोग के विषय में जानकारी पर यहाँ पर लगाते हैं विराम। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।